वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। दूसरे टर्म में बोले तो प्लांट हार्मोन्स एंड फाइटो हार्मोन्स को, जो प्लांट में ग्रोथ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात हम करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं और एक ऐसे प्लांट में ग्रोथ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखो, जो अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जनरली क्या होते हैं, स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अब फंक्शन के अगर बेसिस पे बात करें हम, तो दो टाइप्स के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। एक, पहले अगर हम बात करें तो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और सेकेंड, जो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जो प्रमोट करते हैं उसको हम टर्म देते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर मतलब आपने बोला है क्या करेगा, प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो कुछ प्लांट में एक्टिविटी करते हैं, क्या क्या करते हैं, जैसे सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं, सेल इनलार्जमेंट को बढ़ाते हैं, साथ साथ ट्रॉपिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें तो पैटर्न फॉर्मेशन में, फ्लावरिंग में, एंड फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आते हैं, उसमें है आपका ऑक्जिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, अगर ऐसे ही हम बात करें प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की, जो करते क्या है, प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो वो करते क्या है, जैसे डोरमेंसी एंड एब्सिशन करते हैं प्लांट में। आप बोल सकते हो कि प्रीमेच्योर लीफ या बड के फॉल होने में हेल्प करते हैं, या फॉल करने के लिए उसको स्टिमुलेट करते हैं। और मेनली इसके बेसिस पे क्या होती है, प्लांट वुंड या स्ट्रेस की कंडीशन आ सकती है। और इसके बेसिस पे, अब किसके बेसिस पे कंडीशन आ सकती है, हो सकती है वो बायोटिक या बोल सकते हो एबायोटिक कंडीशन के बेसिस पे क्या है, प्लांट में दोनों कंडीशन आ जाए। जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। अब मेनली दो टाइप्स के इनहिबिटर है, एक है आपका एब्सिसिक एसिड है, एंड सेकेंड क्या है आपका एथाइलिन है। ठीक है, ये मेनली प्लांट में क्या करते हैं, सी डार्मेंसी या एब्सिशन क्या करते हैं। और अगर हम बात करें एथिलीन की, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, एथिलीन को हम दोनों ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। बट मेनली इसका जो वर्क होता है वो कैसा होता है, इनहिबिटर के जैसे। तो हम इसको किस में प्लेस करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। चलिए फर्स्ट हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे ऑक्जिन को। ऑक्जिन को अगर हम ग्रीक वर्ड में बोलें तो इसका मतलब होता है ग्रो कर। अब दो साइंटिस्ट हैं, पहले साइंटिस्ट को ने चार्ल्स डार्विन और दूसरे साइंटिस्ट उनके सन फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने ऑब्जर्व किया था जो कैनरी ग्रास के जो कोलेप्टाइल है वो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइट को या लाइट सोर्स को। और लाइट सोर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में क्या होती है, पूरी कोलेप्टाइल क्या होती है, बेंड हो जाती है। इस को ऑब्जर्व किसने किया था, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने। नेक्स्ट इसके बाद एक साइंटिस्ट हैं F.W. वेन, जिन्होंने क्या आइसोलेट किया था, ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था किससे, ओट सील्डिंग मतलब बोल सकते हो, ओट के जो कोलेप्टाइल है उसके टिप से क्या आइसोलेट किया था, ऑक्सीजन को क्या किया था, आइसोलेट किया था। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑक्सीजन को आइसोलेट किससे किया गया था, तो फर्स्ट ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया था होमान्यूरिन से। किससे किया गया था, होमान्यूरिन से। अब एक नोट करने के लिए है कि अगर हम बात करें ऑक्जीन की, तो ऑक्जीन हमेशा प्रोड्यूस किया जाता है ग्रोइंग एपिक्स ऑफ स्टेम, मतलब जो स्टेम ग्रो करते हैं उसके एपिक्स वाले रीजन पे क्या होते हैं, ये आपके ऑक्जीन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और वहाँ से स्टेम और रूट्स के जो एपिक्स वाले रीजन है वहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और वहाँ से माइग्रेट करते हैं उस रीजन की तरफ जहाँ पे उनको एक्शन करना होता है या जहाँ पे उनको ग्रोथ करना होता है।
ठीक है। तो मेनली जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, स्टेम या रूट के एपिक्स रीजन, या बोल सकते हो एपेक्स वाले रीजन पे, और वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं जहाँ पे उनको क्या करना है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करना होता है। एक डायग्राम है, एफ डब्ल्यू ने इसको देखा था, जैसे लाइट और ऑक्सीजन के रिस्पॉन्ड में क्या है, पूरी कोलेप्टाइल क्या होती है, बेंड हो जाती है। देखो आप डायग्राम ABCD बन रखे हैं, यहाँ पे डी वाला डायग्राम को जरा देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रही है, जो कोलेप्टाइल है वो पूरी कोलेप्टाइल क्या हो रही है, बेंड हो रही है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन एंड लाइट सोर्स के बेसिस पे। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन के टाइप्स की। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो दो टाइप्स के ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। एक क्या होता है आपका नेचुरल ऑक्सीजन, और सेकंड क्या होते हैं आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो देखो नेचुरल ऑक्सीजन मतलब जो प्लांट में प्रोड्यूस होता है, तो कौन कौन से हैं, एक है आपका इंडोल 3 एस्टिक एसिड, जिसको हम टर्म देते हैं IA, और दूसरा क्या है आपका इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम टर्म देते हैं IBA। दोनों आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और इनको हम आइसोलेट कहाँ से कर सकते हैं, प्लांट से, क्योंकि ये नेचुरल है। सिंथेटिक में कौन है, जो ऑक्सीजन की जैसे प्रॉपर्टी रखते हैं, जिनको अगर हम यूज़ करें प्लांट में तो उनकी ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो पहला है आपका NaA, मतलब नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, एंड सेकेंड क्या है आपका 2,4-D, जिसका नेम क्या है 2,4 डाइक्रोलो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये कैसा है आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इसको हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे, हर्बिसाइड्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो देखो ये डायग्राम या बोल सकते हो फॉर्मूला जिनके ऑक्सीजन का है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो मेनली हमें वैसे ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन कभी कभार आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर बेसिस क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ देता है किसका स्ट्रक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए। मेनली चार ही आपको याद रखना है। ऊपर के जो दो हैं वो क्या हैं आपके नेचुरल हैं, और नीचे जो दोनों हैं वो कैसे आपके सिंथेटिक हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा कंसिडर करोगे, कभी एग्जाम में स्ट्रक्चर बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है कि किस प्लांट हार्मोन्स, ये कौन सा प्लांट हार्मोन्स है, तो आपको पता करना होगा कि ये ऑक्सीजन का अगर पूछा है तो उसमें किसका पूछ रखा है, ये इंडोलिस्टिक एसिड के बारे में पूछ रखा है, या सिंथेटिक ऑक्सीजन में NaA के बारे में पूछ रखा है, या 2,4-D के बारे में पूछ रखा है। तो थोड़ा डायग्राम को भी आप क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन के फंक्शन को, कि ऑक्सीजन क्या क्या काम करता है प्लांट में। तो अगर हम ऑक्सीजन की फंक्शन की बात करें, तो फर्स्ट जो फंक्शन है ऑक्सीजन का, वो करता क्या है, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम, कटिंग फॉर प्लांट प्रोपगेशन। जैसे मान लो आपने स्टेम को कट कर दिया, तो वहाँ से रूटिंग वाले रूट वेरे के फॉर्मेशन को क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है, इनिशिएट करता है, जिसको आप गार्डनर देखो मैक्सिमम क्या करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप रोज प्लांट को अगर स्टेम को कट कर दो और सॉइल में हम क्या करते हैं उसको इंसर्ट कर देते हैं, तो वहाँ से रूट वेरे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे आगे वापस क्या होता है, पूरा उसमें फ्लावरिंग ब्रांचिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो जाती है। तो करता क्या है ऑक्सीजन, रूटिंग को, स्टेम में रूटिंग को क्या करता है, हेल्प करता है, जो आगे जाके प्लांट प्रोपगेशन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेकेंड, प्रमोट फ्लावरिंग। किसको प्रमोट करता है, फ्लावरिंग को। एग्जाम्पल क्या है इसका आपका पाइनएप्पल्स। नेक्स्ट जो अगर बात करें, तो नेक्स्ट है इट प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब प्री मेच्योर कंडीशन में लीफ और फ्रूट की ड्रॉप को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है प्लांट को। अगर आपको पता है अगर प्री मेच्योर लीफ फॉल हो जाए तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, और फ्रूट भी प्री मेच्योर फॉल हो जाए तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्लांट में, यानी हम उसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है आपका, एक किसको प्रमोट करता है, एब्सेशन को, किसमें, ओल्डर लीफ एंड फ्रूट में, यानी प्लांट में जो ओल्डर फ्रूट है या रिपेंड फ्रूट है उनके फॉल होने में, या जो जो बहुत ओल्डर लीफ है उनके फॉल होने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, एक इसको इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी को। पार्थेनोकार्पी का मतलब भी आपको पता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन, ठीक है। एक इसमें आपको एक लिए एग्जांपल क्या है आपका टोमेटो, टोमेटो में आप देखते हो पार्थेनोकार्पी। इसके बाद अगर हम बात करें, स्ट्रॉबेरी में भी आप देखते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें
दे यूज एज हर्बिसाइड्स। किस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं इसको? हर्बिसाइड। मतलब जो अनवांटेड डाइकॉट्स के वीड्स या वीड्स हैं उनको हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? 2,4-D का यूज़ किया जाता है। तो 2,4-D का हम यूज़ करते हैं डाइकोट्स वीड्स को किल करने के लिए। बट ये क्या होता है, मोनोकॉट को कोई इफेक्ट नहीं करता प्लांट। तो जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वीड्स फ्री लॉन को फॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे मोनोकॉट प्लांट है या ग्रास वगैरह की आप बात करो, वहाँ पे क्या है, आप बोलते हैं कि कोई डाइकोट वीड्स वगैरह दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पे हम 2,4-D का अगर यूज़ करें तो। नेक्स्ट कमेंट है वो क्या है, इट कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन। जाइलम के डिवीजन या जाइलम के डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करता है। कितना जाइलम फॉर्म होना चाहिए, कब कितना डिवाइड होना चाहिए, इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि ग्रोथ के प्रोसेस में कितना सेल डिवीजन होना चाहिए, इस सारी चीज़ को कंट्रोल का भी काम पूर्ण करता है। ऑक्सीजन का काम है। अब यहाँ पे एक डायग्राम के बेसिस बता रखा है। देखो पहला जो डायग्राम है इसमें बोला है कि अगर मान लो आप किसी स्टेम का आप टिप को कट करो, और पहला केस में क्या है, हम इसमें कोई ऑक्सीजन को ऐड नहीं कर सकते हैं। और सेकंड केस में क्या बोला है, इसमें अगर ऑक्सीजन ऐड करते हैं। और तीसरा जो दे रखा है ये नॉर्मल वही है कि अगर मान लो कि अगर पहले केस में अगर ऑक्सीजन को ऐड नहीं करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, अगर ऑक्सीजन धीरे धीरे थोड़ा बहुत होगा तो माइग्रेट करेगा ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे क्या होगा, वो वापस ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम मान लो कि टिप को वापस उसके ऊपर रख देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे वापस क्या, वापस जो रीजन है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा और बेंट होना स्टार्ट करेगा। थर्ड अगर बात करेगा, मान लो उसमें ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है। और वापस क्या होगा, वो जहाँ से आपने टिप को कट किया था वो आगे की तरफ ग्रो करेगा और पूरा कोलेप्टाइल क्या होगा, बेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कोलेप्टाइल बेंट हो रहा है। सेकेंड में बोला कर, मान लो इसकी बेस पे, मान लो कि आपने कोई कोलेप्टाइल को कट किया है पार्ट को, आप उसके बेस पे क्या करते हो, आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। ठीक है। तो होगा क्या, वो आगे जाके किसको इन्हांस करेगा, रूट के, और रूटिंग को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, उनसे रूट क्या होगा, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड वन बोला है कि मान लो कोई पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, अगर हम उसकी सीड को रिमूव करें और उसमें अगर हम ऑक्सीजन ऐड नहीं करते तो जैसा पुराना प्लांट है, उसकी फ्रूट है, उसके जैसा हमें फ्रूट दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो उसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो हमें क्या देगा, बेटर फ्रूटिंग दिखाई देगी पार्थेनोकार्पिया की अगर हम बात करें तो। ठीक है। हमें अच्छे क्या होंगे, फ्रूट मिलेंगे, जिस कंपेरिजन टू फर्स्ट जिसमें हम कोई ऑक्सीजन अपने ऐड नहीं किया है। चलो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि आगे के फंक्शन को। तो देखो जो हायर प्लांट्स हैं, ये ऑक्सीजन उसमें करता क्या है, एपिकल बड की ग्रोथ को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसके बढ़ाता है एपिकल बड की ग्रोथ को। और इनहिबिट किसको करता है, इनहिबिट करता है लेटरल ब्लड की ग्रोथ को, या बोल सकते हो एक्सिलरी ब्लड की ग्रोथ। मतलब कोई भी हायर प्लांट है उसमें जो एक्सिलरी जो आपके एपिकल बड है, उस एपिकल बड की ग्रोथ को कौन इन्फ्लुएंस करता है, ऑक्सीजन। और लेटरल बड के फॉर्मेशन को क्या करता है, वो इनहिबिट करता है, नॉर्मल है। ठीक है। और इसको हम दूसरे टर्म में हम क्या पढ़ते हैं, एपिकल डोमिनेंस। क्या पढ़ते हैं हम इसको, एपिकल डोमिनेंस। ये नॉर्मल होता है। बट अगर मान लो कि हम सूट के टिप को कट कर दें, ठीक है, तो सूट की टिप पे कट कर देंगे, इसको हम टर्म क्या देते हैं, डीकैपिटेशन। क्या बोलते हैं, डीकैपिटेशन। मतलब जब ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अब ऊपर वाली ग्रोथ क्या होगी, स्टंट हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। तो होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा लिटरल बर्थ या एक्सिलरी बर्थ क्या होंगे, ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और इसको हम अप्लाई किस में करते हैं, टी प्लांटेशन में। जो टी प्लांट मेरे जो यूज़ टी का प्लांटेशन वगैरह करते हैं, अब हम करते क्या है, उसके एपिकल पार्ट को कट करते हैं, जिससे क्या होती है, उसमें ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेटरल बर्ड वगैरह फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब फॉर्म होना स्टार्ट होंगे तो हमें क्या होगा, जो यील्डिंग हमारी ज़्यादा होगी या कमर्शलाइजेशन, उसका हम आसानी से यील्डिंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो मान लो अगर हम नहीं कट करते तो सीधा सीधा क्या होता, वो एप्पल बर्ड को फॉर्म करता, कम लीफ या कम वहाँ पे हमें यील्डिंग होती। जब हम लिटल बर्ड के ग्रुप को हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, यील्डिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये किसके बेसिस पे करते हैं, हम डीकैपिटेशन के बेसिस पे करते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है, जैसे मान लो कोई ऑक्सीजन है, यहाँ से देखो कोई एक्सिलरी बर्ड क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड कैसे हैं, डोरमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है,
एपिकल ग्रोथ को अगर हम डीकैपिटेशन करते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं इस पार्ट को, तो यहाँ पे क्या होगा, और ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। यार बोल सकते हो कि जो लेटरल बर्ड होने बनने क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। एक दूसरा डायग्राम भी बनाया हुआ है, जो पहला डायग्राम है इसमें हमें क्या दिख रहा है, एपिकल बर्ड क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस को क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है। सेकेंड केस में अगर मान लो हम कट कर दें एपिकल पार्ट को, या एपिकल बर्ड वाले पार्ट को, या टिप को कट कर दें, तो वहाँ पे क्या होगा, लेटरल बर्ड या लेटरल ब्रांचिंग मेरे होना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डीकैपिटेशन वाला प्रोसेस ही है। नेक्स्ट, तो ये सेकेंड, ये जो डायग्राम भी बताया है, इस डायग्राम में भी अगर हम देखें, तो अगर इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं, तो देखो यहाँ डायग्राम में भी क्या दिख रहा है कि यहाँ पे लेटरल बर्ड कैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एपिकल डोमिनेंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम इसकी टिप को क्या करते हैं, यहाँ पे एपिकल पार्ट को आपने कट कर दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से, तो हमें क्या हो रहा है, एक कंप्लीट लेटरल बर्ड क्या हो रहे हैं, यहाँ पे फॉर्म होना दिखाई दे रहा है। तो ये आपका डीकैपिटेशन वाला पार्ट है। या डीकैपिटेशन प्रोसेस से हम लेटरल बर्ड को क्या कर सकते हैं, या लेटरल बर्ड की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपको आपके एक्सिलरी बर्ड ही आपके एपिकल बर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेटरल बर्ड क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ही क्या है, छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके एपिकल डोमिनेंस हो रही है। चलिए, अब हम नेक्स्ट जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की बात करेंगे, उसको हम टर्म देते हैं जिब्रेलिन। क्या टर्म देते हैं, जिब्रेलिन, ठीक है। अब जिब्रेलिन कैसा है, आपका एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। कैसा है आपका, एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और उसको फर्स्ट टाइम जो डिमॉन्स्ट्रेट किया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, ही क्यूरोसावा। ही क्यूरोसावा साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, एक जो हेल्दी राइस सीडिंग प्लांट था, उसमें उन्होंने क्या किया था, एक स्टेराइल फंगस से क्या किया था, उसका इन्फेक्ट कराया था। फंगस का नाम क्या था, जिब्रेलिला फुजीकुरोई। क्या नाम था, जिब्रेलिला फुजीकुरोई। जो कौन सा डिजीज कॉज करता था नॉर्मली, बेकने डिजीज, या उसको टर्म देते हैं हम फुली सील्डिंग। अभी मैं बात करता हूँ क्या होता है। तो जब उनको हेल्दी राइस प्लांट में उसका इंटेक्ट करा है इस फंगस से, तो उस प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट में भी क्या हुआ, बेकने डिजीज लाइक सिम्टम्स क्या होंगे, दिखाई देने लगे। तो ओवरऑल इन्होंने क्या किया था, राइस प्लांट से ही इस फंगस को क्या किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था। उस फंगस का क्या नाम था, जिब्रेलिला फूजी कुरोई। अभी करता क्या है, बैकने डिजीज करता है। बैकने डिजीज का मतलब होता है कि प्लांट की लेंथ, राइस प्लांट की लेंथ क्या होती है, एबनॉर्मली इंक्रीज होती है। मतलब जैसे नॉर्मल राइस प्लांट की लेंथ बोले तो आप बोलोगे 3 to 4 फीट, तो क्या है 12 फीट तक क्या है, प्लांट की हाइट क्या होती है, इंक्रीज होगी। और इसकी लेंथ जो स्टेम थी वो कैसी हो गई, थिन हो गई। अब इतनी थिन हो गई कि वो पूरी प्लांट की वेट क्या हो गई, और वेट को बियर नहीं कर पाया, और प्लांट क्या हो गए, फॉल हो जाते थे, ठीक है। तो सीडलिंग प्रोसेस वेरे क्या होती है, उसमें फेल हो जाती थी। आप बोल सकते हो कि सीड वेरे फॉर्म वेरे प्रॉपर नहीं होते थे। तो इसको उन्होंने टर्म क्या दिया था, बैकनी डिजीज बोला गया, या दूसरे टर्म में बोला गया फुली सील्डिंग। मतलब प्लांट की एबनॉर्मल सूट की लेंथ बढ़ जाए, और सूट कैसा हो, थिन हो, जिसकी वजह से प्लांट क्या, पूरी प्लांट क्या हो जाती थी, फॉल हो जाती थी। और सीड वेरे भी क्या होती है, मेल्डिंग क्या होती है, वेरी लो, या बोल सकते हो नहीं होती थी, ठीक है। तो उनको उनको टर्म क्या दिया था, बैकनी डिजीज या फुली सील्डिंग डिजीज, किसमें, राइस में। बाद में इस जो जो सब्सटेंस था जिसके बेसिस पे डिजीज होती थी, उस सब्सटेंस को क्या टर्म दिया गया, एक्टिव सब्सटेंस के फॉर्म में डिस्कवर किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, और नाम दिया गया उसका जिब्रेलिक एसिड। क्या नाम दिया गया, जिब्रेलिक एसिड। एंड जिब्रेलिक एसिड क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उस फंगस से इसका नाम आया। फंगस का नाम क्या था, जिब्रेला। तो जो उसमें जो सब्सटेंस है जिससे वजह से क्या होता था, ये प्लांट में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, स्टेम की जो हाइट बढ़ रही थी, तो उसको टर्म क्या गया दिया गया था, जिब्रेलिक एसिड। देखो अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट पॉइंट की, तो मोर देन 100 जिब्रेलिक एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं, अब उसको हम 100 को नेम कैसे देते हैं, तो सबके आगे हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, जैसे GA2, GA3, ऐसे करके 100 तक हम जिब्रेलिक एसिड के स्ट्रेंथ को हम देख सकते हैं।
अब देखो सबसे मोस्ट कॉमन कौन है आपका जिबरेलिक एसिड, वो है आपका Ga3, दूसरे उसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, टर्पेन्स। क्या बोलते हैं, टर्पेन्स। ये फर्स्ट आपका डिमोन्स्ट्रेटेड आपका जिबरेलिक एसिड है। साथ साथ इंटेंसिवली इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, या बोल सकते हो इस जिबरेलिक एसिड के बारे में हम स्टडी करते हैं मैक्सिमम रिसर्च पर्पज, या जो भी आप बात करो कि जिबरेलिक एसिड का यूज़ होता है, उसमें मेनली यूज़ कौन करते हैं, हम Ga3 को। थोड़ा आप इसको याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट जिबरेलिक एसिड डिमोन्स्ट्रेशन है वो किसका किया गया था, Ga3 का या टर्पेन्स का। यहाँ पर देखो ये डायग्राम के बेसिस भी बताया है बैकने इन्फेक्शन को। देखो यहाँ पे एब नॉर्मल क्या हुआ, ये प्लांट क्या है, हाइट में बढ़ गए, इनकी लेंथ बढ़ गई है, पर इनकी स्टेम कैसी होती है, थिन, तो पूरे प्लांट क्या होंगे, ये बियर नहीं कर पाता और फिर वापस क्या होते हैं, ये फॉल हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या है, ग्रोथ कैसी हो गई, स्टंटेड हो गई। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे जिब्रेलिक के फंक्शन के बेसिस पे, जिब्रेलिक एसिड का क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन है, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस, मतलब आप बोलते हो ना कि जो स्टेम है उसकी लेंथ ऑफ एक्सिस को क्या करता है, बढ़ाता है, जिसके बेसिस पे इसका यूज किस में कर सकते हैं, यूज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। जैसे आप बोलते हो ग्रेप में जितने ज़्यादा उसकी स्टॉक या ब्रांचिंग की लेंथ बढ़ेगी, उतने ज़्यादा उसमें क्या होंगे, ग्रेप आएंगे। तो देखो यहाँ पे डायग्राम दे रहा है कि अगर हम ग्रेप स्टॉक बढ़ाए तो यील्डिंग भी क्या हो सकती है, ग्रेप की बढ़ सकती है। सेकेंड जो है वो बोला इट इलोंगेट एंड इम्प्रूव द शेप ऑफ फ्रूट सच एज एप्पल। दूसरा क्या करता है, ये फ्रूट को इलोंगेट मतलब बढ़ाता है, या उसके शेप को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल किसका दे रखा है, एप्पल का। तो एप्पल में क्या करता है, प्रॉपर शेप और उसकी क्या बोल सकते हैं, उसको क्या करता है, थोड़ा इलोंगेट करता है, या उसकी साइज को क्या करता है, इंक्रीज करता है। थर्ड अगर बोलें तो ये करता है क्या है, डिले सेंसेशन, मतलब प्लांट की एज को करता बढ़ाता है, मतलब जितना लॉन्ग लॉन्ग चलेगा सेंसेशन फेज, उतनी ही क्या होगी, हम बोल सकते हो कि फ्रूट कैन लेफ्ट ऑन ट्री, मतलब जो फ्रूट है वो ट्री पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जिसके बेसिस पे हम उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक, मार्केट पीरियड तक होल्ड कर सकते हैं। मतलब जैसे आप बोलो ना कि जो अगर मान लो फ्रूट बिल्कुल मेच्योर हो जाए तो सेंसेशन फेज आ जाता है, तो अगर मान लो फ्रूट की मेच्योर होने की जो प्रोसेस है उसको अगर हम डिले करते हैं तो सेंसेशन फेज भी डिले हो जाएगा। जिबरेलिक एसिड यही करता है कि फ्रूट में जो सेंसेशन फेज को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसको लॉन्ग टाइम तक वो फ्रूट क्या होते हैं, उस प्लांट में ही रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं या फिर रिपाइन होते हैं, जिसके बेसिस पे उसकी मार्केटाइजेशन या कमर्शलाइजेशन आसानी से कर सकते हैं। अब एक साथ सारे फूड क्या होंगे, रिपाइन हो जाएंगे, तो हमें तुरंत उसको क्या करना है, कमर्शलाइज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि यील्डिंग या अर्निंग कम हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, जो Ga3 है, इसको हम यूज किस में करते हैं, इस स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। जो ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब जो आप फर्मेंटिंग इंडस्ट्री है, उसमें हम क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का यूज़ करते हैं, और आगे आगे क्या काम करता है, माल्टिंग का प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। चलो इसके बाद अगर हम और नेक्स्ट फंक्शन की बात करें कि और क्या फंक्शन करता होगा जिबरेलिन का, तो बोला जिबरेलिन का नेक्स्ट फंक्शन है, ये शुगर केन किसको स्टोर करता है, नॉर्मली आप बोलते हो शुगर को। अगर हम मान लो इस शुगर केन स्टेम पे हम जिबरेलिक एसिड का स्प्रे करते हैं, तो क्रॉप में क्या होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब लेंथ बढ़ती है तो उसमें शुगर की यील्डिंग बढ़ जाती है। अब कितनी यील्डिंग बढ़ा सकते हैं, तो बोला है 20 टन पर एकड़ क्या कर सकते हैं, हम इसकी यील्डिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर हम जिबरेलिन का स्प्रे करें और शुगर केन की हाइट बढ़ जाए, तो उस पर इतना शुगर कंटेंट क्या हो सकता है, हमें मिल सकता है, आप बोल सकते हैं इतनी यील्डिंग हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सेकेंड बोला है, अगर हम मान लो कि इस जिबरेलिक एसिड को हम कोनिफर प्लांट में जुबलाइन फेज में स्प्रेस कर दें, तो ये करता क्या है, मेच्योरिटी फेज को जल्दी ला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम आसानी से जल्दी सील्डिंग प्रोसेस प्रोडक्शन या सीड प्रोडक्शन को देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोल रखा है सबसे आईएमपी, बोला है आपका बोल्डिंग प्रोसेस, जो हम किस में देखते हैं, रोस्टी प्लांट में देखते हैं। अब रोस्टी प्लांट होते क्या हैं, नॉर्मल जो रोस्टी प्लांट होते हैं, जैसे आप बोलते हो कैबेज है, बीट है, मतलब जिसमें इंटरनोड क्या होता है ना,
जो इंटरनोड होते हैं जिसमें इंटरनोड क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास, ठीक है, वो छोटे होते हैं इंटरनोड उसमें, ठीक है। तो जो रोस्टी प्लांट में है, हम उसमें बोल्टिंग प्रोसेस दे सकते हैं। अब होगा क्या उसमें, जैसे मान लो आप बोलो कि कैबेज है, एक थोड़ा सा मैं डायग्राम बताता हूँ। जैसे मान लो आपने बोला ये मेन एक्सिस है, अब इसमें क्या है, ऐसे छोटे छोटे क्या है उसमें इंटरनोड है, ठीक है, छोटे छोटे क्या है इंटरनोड है दोनों साइड से। ये सारे आपके कैबेज प्लांट है, इसमें छोटे छोटे पास पास क्या है आपके इंटरनोड है, ठीक है। तो हमें क्या होगा, इसकी साइज जो कैबेज की होगी वो छोटी होगी, लेकिन अगर मान लो कि इसमें हम बोल्टिंग प्रोसेस करें, तो मतलब जिब्रिक एसिड का अगर हम क्या बोलते हैं इसमें स्प्रे करें, तो क्या होगा यहाँ पे, तो होगा इसमें, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, तो मेन जैसे आपने बोला कि ये मेन एक्सिस यही है आपका, ठीक है, आपने बोला मेन एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या होंगे, इंटरनोड क्या होंगे, इलोंगेट हो जाएंगे, या हमें दूर दूर इंटरनोड क्या दिखाई देगा, तो हमें जो क्या देखेंगे, बड़ी साइड में कैबेज दिखाई देगी, उसकी लीफ भी क्या होगी, बड़ी बड़ी दिखाई देगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बोल्टिंग बोलते हैं। तो बोला बोल्टिंग प्रोसेस में हम करते क्या है, इंटरनोड इलोंगेशन बढ़ जाता है, इंटरनोड क्या होते हैं दूर दूर हो जाता है, बड़े बढ़ जाते हैं। प्रायर टू फ्लोरिंग, मतलब फ्लोरिंग मतलब फ्लोरिंग से पहले जब इंटरनोड इलोंगेटेड हो जाएंगे, तो हमें क्या होगा, बिगर साइज के में फ्रूट फॉर्म होंगे, जिसको हम किस में देखते हैं, शुगर बीट में देखते हैं, कैबेज या रोस्टेड प्लांट में देखते हैं, जिसमें इंटरनोड नॉर्मल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो वहाँ पर हम जिब्रिक एसिड के थ्रू क्या करते हैं, बोल्टिंग प्रोसेस कराते हैं, जिसमें इंटरनोड की साइज क्या होती है, बढ़ जाती है, इलोंगेटेड हो जाते हैं, में नॉर्मल से क्या होते हैं, बड़े फ्रूट वगैरह क्या होते हैं, वेजिटेबल वगैरह हमें क्या होते हैं, बिल्डिंग होती है, इसके हम कमर्शलाइजेशन क्या करते हैं। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइटोकाइनिन की, फिर हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की, एंड लास्ट में हम बात करेंगे एथाइलिन की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी जो रिमेनिंग आपके प्लांट हार्मोन्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।